Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम कक्षा 10 का रसायन विज्ञान का लेसन 2 एसिड बेस एंड साल्ट का भाग 2 देखेंगे। पहले भाग में आपको एसिड के बारे में बताया जा रहा था कि एसिड क्या है, एसिड का गुण क्या होता है और इस कितने प्रकार के होते हैं। आज दूसरे भाग में हम क्षारक के विषय में बात करेंगे। क्षारक क्या होता है? क्षारक जो होता है इसका जो स्वाद जो होता है कड़वा होता है। क्षारक क्या होता है? स्वाद में कड़वे लगते हैं। जैसे कोई भी पदार्थ होता है अगर खाते हैं तो अगर कड़वा महसूस होता है कड़वा उसमें, तो हम जान जाते हैं कि उसमें क्षारक की उपस्थिति है। ठीक है। या दूसरी भाषा में कहते हैं जैसे क्षारक जो होता है आपका, इन्हें भस्म भी कहा जाता है और आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार से इसको भी डिफाइन किया गया था। जिस प्रकार अम्ल को हम आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार से डिफाइन किए थे, इसी प्रकार इस क्षारक को भी आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार से इसको हम डिफाइन करेंगे कि क्षारक वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्साइड आयन देते हैं। जैसे यहाँ पे क्षारक दिया गया है जी, ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड है। जब इसका हम जलीय विलयन तैयार करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रॉक्साइड आयन देते हैं। ठीक है। दूसरी भाषा में जैसे कह सकते हैं, जैसे आधुनिक संकल्पना के अनुसार से कि क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ले सकते हैं। जैसे अमोनिया को जल में घोलेंगे तो यह जल से प्रोटॉन लेता है और यहाँ पे अमोनियम आयन बनाता है और हाइड्रॉक्साइड आयन बनाता है। तो इस तरीके से आप क्षारक को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक। क्षारक जो होता है, अधिकांश जो क्षारक जो होते हैं जल में क्या होते हैं और विलय होते हैं। जैसे कुछ जो होते हैं विलय होते हैं। तो जल में विलय क्षारकों को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड इत्यादि। जैसे कुछ आपके होते हैं जो अविलय क्षारक होते हैं, जैसे फेरिक ऑक्साइड हो गया, फेरस ऑक्साइड हो गया, कॉपर हाइड्रॉक्साइड हो गया इत्यादि। ठीक है ना। ये क्या होते हैं? जल में अविलय होते हैं। तो इस तरीके से आप क्षारक के विषय में आप बता सकते हैं। ठीक। अब इसके बाद से क्षारकों के गुण के बारे में हम जानते हैं, इनका गुण क्या होता है। तो आपका पहला पॉइंट तो यही होगा कि इनका जो स्वाद होता है कड़वा होता है। पहला पॉइंट क्या होगा? इसका स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है। गुण के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं कि इसका गुण क्या है। पहला पॉइंट इसका ही होगा कि इसका जो स्वाद होता है कड़वा होता है। दूसरा पॉइंट ये कह सकते हैं, क्षारकों को छूने पर साबुन जैसा चिकना लगता है। जैसे साबुन होता है तो उसमें जैसे चिकनापन सा महसूस होता है, तो इसका मतलब उसमें क्षारक की उपस्थिति होती है। ठीक है ना। क्षारक जो होते हैं अम्ल से क्रिया करके क्या होते हैं? उदासीन हो जाते हैं और लवण और क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। ये गुण भी होता है। जैसे अम्ल में भी आपको बताया गया था कि अम्ल जो होता है वो क्षारकों से अब क्रिया करके क्या करते हैं? लवण और जल का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार ये भी जो क्षारक होते हैं अम्लों से क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए अगर आप समझें इसको, जैसे मान लीजिए ये आपका सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, यह क्षारक के रूप में है। ठीक है। और यह जो Cl है यह क्या है? अम्ल है। तो यह दोनों जब आपस में अब क्रिया करेंगे तो यहाँ से क्या बना लेंगे? NaCl बना लेंगे और H2O बना लेंगे, यानी लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो ये भी इसका एक गुण होता है। ठीक है ना। इसके बाद से चौथा जो पॉइंट अगर कहें तो चौथा पॉइंट के लिए इस जो इनके जो विलयन होते हैं, ठीक है, विद्युत धारा का अगर प्रवाह हो सकता है, ठीक है ना, तो इसलिए अर्थात ये कह सकते हैं कि विद्युत अपघट्य भी होते हैं। और पांचवा पॉइंट कह सकते हैं कि जैसे कुछ जैसे धातुओं के साथ ये क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन साल्ट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण भी करते हैं। ठीक।
जैसे यहाँ पे इसको डिफाइन करना हो, जैसे अभी बताया गया कि जैसे कुछ धातुओं के साथ, जैसे सोडियम ये हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और धातु ये हो गया, तो इसके साथ अगर क्रिया करता है तो सोडियम जिंकेट बनाता है Na2ZnO2, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, तो इसको आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जैसे जो आपके क्षारक के गुण जो होते हैं, उनमें जब क्षारक जैसे धातुओं के साथ आप क्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ एक और हम पॉइंट यहाँ पे बता सकते हैं कि जो आपके क्षारक होते हैं और धातुओं से भी क्रिया करते हैं, यानी और धातु ऑक्साइडों से अब क्रिया करते हैं, तो वहाँ भी आपके लवण और जल का। और क्षारकों के बारे में एक और पॉइंट आप जान लें कि जो यह लिटमस होता है उसको ये क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, जैसे फिनोल्फ्थालीन है उसको किस में बदल देंगे, गुलाबी में बदल देते हैं। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार यह सूचक के रूप में भी कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद से जो क्षारक होते हैं इनकी जो pH वैल्यू जो होता है हमेशा 7 से अधिक होता है। ठीक है, तो यह क्षारकों के गुण के बारे में था कि क्षारक के गुण क्या होते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्षारकों के प्रकार बताया जाएगा कि कितने प्रकार के ये होते हैं। ठीक है ना। तो चलिए इसके प्रकार के बारे में हम अध्ययन करते हैं। क्षारकों के प्रकार के अध्ययन में हम पहला जो इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्रबल क्षारक होता है और एक दुर्बल क्षारक होता है। तो सबसे पहले हम प्रबल क्षारक के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि प्रबल क्षारक क्या होता है। तो पहले हम प्रबल क्षारक के डिफिनीशन जान जाते हैं कि ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतः विलय होते हैं और परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल क्षारक कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि होते हैं। ठीक है ना। तो यह क्षारक के डिफिनीशन हो गया आपका कि ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतः विलय होते हैं, जो जल में क्या हो, पूर्णतः विलय हो जाएं। ठीक है ना, और अधिक से अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, तभी उसको हम कहेंगे प्रबल क्षारक कहेंगे। ठीक है ना। चलिए दुर्बल क्षारक के बारे में हम समझें कि दुर्बल क्षारक क्या होता है। जैसे ऐसे क्षारक जो जल में आंशिक रूप से विलय होते हैं और कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना। जैसे आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि। ठीक है, तो यह आपके दुर्बल क्षारक होते हैं जो कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी ये आपको ज़्यादा इफेक्टेड नहीं करेगा, और ये आपको प्रबल जो क्षारक होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टेड करते हैं। उसी प्रकार जो प्रबल जो अम्ल के रूप में जो हम बताते हैं, तो प्रबल जो अम्ल जो होते हैं वह ज़्यादा इफेक्टेड करते हैं, जो दुर्बल जो अम्ल होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टेड नहीं करते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से जैसे जो ये प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक के विषय में आपको बताया गया, इन क्षारकों का उपयोग भी होता है कि हम इन क्षारकों का उपयोग हम किस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, और इनका उपयोग हम किस किस वस्तुओं को बनाने में, ठीक है ना, किया जाता है, तो उनके बारे में जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या होता है, जैसे सोडियम जो हाइड्रोक्साइड जो होता है जिसे हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, इनका जो उपयोग जो होता है साबुन का निर्माण और में किया जाता है, और पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में भी किया जाता है। ठीक है, जैसे कागज़ एवं कपड़ा उद्योग में, सफाई करने में, दवा निर्माण में, ठीक है, इत्यादि में इनका उपयोग हम करते हैं। ठीक है ना। जो भी आपके क्षारक होते हैं उन क्षारकों का कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र में उपयोग होता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH
और ट्वाइस, ठीक है। तो यह आपका कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है। इसका उपयोग जैसे आपका किस में होता है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर होता है आपका, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र अगर यहाँ पे लिखें आपका क्या होता है, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर ये होता है, इसका निर्माण में किया जाता है और दीवारों में जैसे रंगाई में, ठीक है। और जैसे ये होता है कैल्शियम जो हाइड्रॉक्साइड जो होता है, उसके लिए अगर देखा जाए कि कैल्शियम जो आपका हाइड्रॉक्साइड जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, जल से अपक्रिया करता है तो वो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का निर्माण करता है। और जब इसको हम दीवार पे इसको रंगाई में प्रयोग करते हैं तो वो क्या होता है, कठोर जल के वायु में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से वो अपक्रिया करके वो कठोर हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसका हम कह सकते हैं कि दीवारों की रंगाई में भी हम प्रयोग करते हैं कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का, ठीक। इसके बाद से जैसे मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड आता है। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग क्या होता है, तो मैग्नीशियम जो हाइड्रॉक्साइड जो होता है, जो पेट की जो अम्लीयता जो होता है उसको दूर करने में, ठीक है ना, प्रयोग किया जाता है। चीनी उद्योग में भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद से आपका पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड का भी हम प्रयोग जान लें। पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड इसका भी जैसे साबुन निर्माण में उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। और तथा जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं आदि गैसों के अवशोषण में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। कैल्शियम इसके बाद से जैसे कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है आपका, यह ब्लीचिंग पाउडर या कास्टिक सोडा, ठीक है, के उपयोग में भी किया जाता है। दीवारों की पुताई या जुड़ाई में भी उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका होता है, जैसे मैग्नीशियम जो ऑक्साइड होता है, यह औषधि के रबड़ निर्माण में भी उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से जो आपके क्षारक होते हैं उनका उपयोग कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, उपयोग लिया जाता है, या दवा के क्षेत्र हो या साबुन के उद्योग के क्षेत्र हो, ठीक है ना, कहीं ना कहीं हम इसका उपयोग हम करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके क्षारकों के उपयोग के बारे में था। अब इसके बाद से हम पढ़ेंगे पीएच मान। पीएच मान क्या होता है, पीएच वैल्यू क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम पीएच वैल्यू के बारे में अध्ययन करते हैं। पीएच वैल्यू के बारे में अध्ययन करते हैं कि पीएच वैल्यू क्या होता है। पीएच जो होता है एक संख्यात्मक मापक होता है कि स्केल होता है जो पदार्थों की अम्लीयता तथा क्षारीयता को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो यदि किसी विलयन में 1 लीटर में उपस्थित, ठीक है ना, ग्राम हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता के क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम का लघुगुणक होता है, जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। पीएच जो होता है जैसे एक स्केल आता है जिससे हम पता करते हैं कि जो आपका विलयन है वो अम्लीय है कि क्षारीय है, तो उसको अध्ययन करने के हम स्केल का प्रयोग करते हैं। तो पीएच को हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे, तो आपको बताया गया है कि पीएच जो होता है एक संख्यात्मक स्केल होता है जो पदार्थों की अम्लीयता और इसकी क्षारीयता को रिप्रेजेंट करेगा कि अगर किसी विलयन के 1 लीटर में, ठीक है ना, उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता, यानी जो ग्राम आयन की जो सांद्रण, ठीक है ना, के व्युत्क्रम का लघुगुणक होता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया पीएच बराबर log 1/H आयन लिखा गया है, ठीक है ना। इसके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे आपको इसके बारे में एक डिफिनीशन बताया गया कि इसका डिफिनीशन कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ पीएच मान के लिए विलयन की प्रकृति नेचर क्या होगा इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि कोई अगर जैसे विलयन है हमारा है, तो अगर उस विलयन का अगर हम पीएच स्केल पे
अगर इसकी वैल्यू देखते हैं कि इसका मान 0 से 3.5 आ रहा है, तो इसको प्रबल अम्ल कह सकते हैं कि जो विलयन है वो प्रबल अम्ल है। 3.5 से 7 के बीच अगर आता है तो वह दुर्बल अम्ल की बताया जाएगा कि वह दुर्बल अम्ल है, जो भी विलयन होगा। अगर 7 आता है तो उदासीन विलयन होगा, ठीक है ना। 7 से अधिक होता है, 10.5 से कम होता है, तो हम दुर्बल क्षार कह सकते हैं कि जो विलयन है वो दुर्बल क्षार है। और 10.5 से अगर अधिक होता है यानी 14 तक, तो वो कह सकते हैं वो प्रबल क्षार है। तो इस तरीके से हम कोई अगर विलयन दिया गया है और उस विलयन का अगर पीएच मान अगर इस रेंज में आता है, तो आप उसके अनुसार से यह बता सकते हैं कि वो प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है कि दुर्बल क्षार है कि प्रबल क्षार है कि यह उदासीन विलयन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पीएच मान आप के अनुसार से उस विलयन की प्रकृति आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका पीएच स्केल के बारे में था कि पीएच स्केल क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में डिफाइन किया गया। और कुछ पीएच मान के बारे में यहाँ पे दिया गया था, और उस विलयन की प्रकृति क्या होगा जब पीएच मान यह इस रेंज में दिया गया हो, तो ठीक है ना। तो अब इसके बारे में आपको विस्तार से अगले वीडियो में यानी अगले पार्ट में आपको बताया जाएगा, ठीक है। और इसका जो तीसरा पार्ट आएगा उसमें आपको साल्ट के बारे में बताया जाएगा और पीएच के मान के बारे में विस्तार पूर्वक उसको बताया जाएगा, और कुछ पदार्थों का पीएच मान के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि पीएच मान आपका क्या होता है, ठीक है ना। जैसे कुछ पदार्थों का जैसे पीएच मान जैसे पदार्थ जैसे आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जैसे दो होता है, एक सांद्र होता है एक तनु होता है, ठीक है ना। जैसे आपका नींबू का रस होता है, शराब होता है, सिरका होता है, इन सब का पीएच मान क्या होगा यह सभी आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। तो आपको आई होप ये जितना आपको बताया गया होगा ये सभी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। थैंक यू।